हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ कर रहे हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के क्वेश्चंस आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, पढ़िएगा फटाफट से, क्या लिखा हुआ है। मोबाइल मास्टर जी कक्षा से घर शिक्षण सेटअप किस संस्थान ने विकसित किया है। मोबाइल मास्टर जी जो है कक्षा से घर, देखिएगा कोविड-19 के चलते बहुत सारी चीज़ें हुई है। कोविड-19 के चलते, कोरोना महामारी के चलते, तो लोगों को यानी बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्पेशली पढ़ने में दिक्कत आ गई। जो कभी ऑफलाइन में ही पढ़ रहे थे, केवल ऑनलाइन सेटअप नहीं थे बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स का। जैसे कि अगर बात करें, हम लोग भी आज आपसे जुड़े हुए हैं, तो ऑनलाइन सेटअप पहले नहीं था, बट बाद में ऑनलाइन जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को इवन इस तरह से सेटअप करना ही पड़ा फाइनली। तो इसी तरह से जो है मोबाइल मास्टर जी नाम से एक ऐप डेवलप कर दिया। किसने किया है वो? उसमें क्या है कि बच्चे इजीली घर पर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, उसके लिए किया गया है। किस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया ये पूछ रहा है, तो बताइएगा। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई कहानी नहीं है इसकी। मोबाइल मास्टर जी नाम थोड़ा सा अजीब, मतलब अच्छा है, तो इसलिए क्वेश्चन में भी देयर, क्वेश्चन बन सकता है इसका, इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है अपन ने। तो क्या है मोबाइल मास्टर जी? आईआईटी कानपुर के द्वारा। आईआईटी कानपुर जो है इसने विकसित किया है मोबाइल मास्टर जी। ध्यान रखना, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा पूछ लेगा सीधा। मोबाइल मास्टर जी क्या है? ऐप है, एक तरह से सेटअप किया है, ये ऐप है एक तरह से, जो बच्चे घर पे बैठे जो है पढ़ पाएंगे, उसके लिए है मोबाइल मास्टर जी। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में, बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को, हाल ही में खोजी गई स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रेक। स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रेक जो है, जो हाल ही में खोजी गई है, ये क्या चीज है? तितली है, मछली है, सांप है, मेंढक है, क्या है, मसला क्या है ये पूछ रहा है आपसे, बताइएगा। शाबाश, क्या है ये स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रेक? ये जो है स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रेक, ये क्या है? सांप है, तितली है, मेंढक है, मछली है, और इसी प्रजाति की जो है एक और भी मिली है, जिसका नाम है इल्लू इल्लूयुसिव इल्लूयुसिव सॉरी इल्लूयुसिव प्रिंस। एक स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रेक और इसी प्रजाति का एक और क्या बताया मैंने? इल्लूयुसिव प्रिंस। ये दो खोजे गए हैं। ये सांप है, मछली है, क्या है बताओ फटाफट से, आवाज बताइए। तो ये आपकी क्या है? तितली है। ये तितली की प्रजाति खोजी गई है नई, ये ध्यान रखना है। ये तितली की प्रजाति खोजी गई है। और इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, कहां खोजी गई है, कहां पर है? ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर दो तितली की प्रजातियां खोजी गई है अभी हाल ही में, और इसी के साथ जो है टोटल 1327 तितली की प्रजातियां मिली है भारत के अंदर। टोटल 1327 तितली की प्रजातियां हो गई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये कौन सी? स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रेक और इल्लूयुसिव प्रिंस, ये दो प्रजातियां जो है नई हो गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी ये स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रेक है, ये एक्चुअल में चीन के हेनान रीजन से बिलोंग करती है। चीन के हेनान रीजन से बिलोंग करती है स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रेक। वुहान अलग है, वुहान जो था चीन में, वहां पर जो है आपका कोरोना वायरस वहां से शुरू हुआ था, लेकिन हेनान रीजन के अंदर ये स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्राइक जो है वो वहां पर है। और ये जो है ये वियतनाम से संबंधित है, ये वियतनाम की है, लेकिन भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाई गई ये दोनों की दोनों ही ये तितलियां, इल्लूयुसिव प्रिंस और स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रेक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहां पर है ये? अरुणाचल प्रदेश। और इसी के साथ कितनी होगी टोटल? तो ये होगी 1327 प्रजातियां जो है भारत के अंदर टोटल हो गई। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तितली। इसके बाद अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात आ रही है, तो अरुणाचल प्रदेश में कोई खास चीज, अरुणाचल प्रदेश जो है असम के ऊपर की तरफ भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर रिवर जो आपकी ब्रह्मपुत्र है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो वहां से प्रवेश करती है भारत के अंदर दिहांग के नाम से। दिहांग के नाम से जो है ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद असम में जाती है, तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है 3-4 एक पहाड़ियां हैं, जो कई बार पूछ लेता है। 3-4 एक पहाड़ियां हैं, जैसे कि मीरी, मीसमी और डाफला।
ये कौन से राज्य में पाई जाती है, ऐसा पूछ लेता है। गारो खासी जयंतिया जो है वो कौन से राज्य की थी, वो मेघालय की थी। मीरी, मिसमी और डाफला ये पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अंदर नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान भी है कोई, बताइएगा, याद आ रहा है कोई नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के अंदर? याद करो, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई नेशनल पार्क। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नामदफा। नामदफा नेशनल पार्क जो है ये कौन से स्टेट के अंदर है, नामदफा नेशनल पार्क जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसके अलावा और कौन सा है, इसके अलावा और आपका मोलिंग नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पखुई, पखुई जो है ये भी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो ये जो 3 नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, नामदफा तो बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है, ये तो ध्यान रखना है। इसके अलावा मोलिंग नेशनल पार्क हो गया और पखुई नेशनल पार्क हो गया। तो ये जो है ये बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जिसमें नामदफा वेरी इंपॉर्टेंट, देन पखुई पूछा जाता है, फिर मोलिंग आपका। मीरी, मिसमी और डाफला जो है ये 3 पहाड़ियां हैं वहां पर, ये 3 हिल्स है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है तीनों, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका करेक्ट आंसर तितली हो गया, ठीक है, तितली इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रक्षा खरीद परिषद ने 38,900 करोड़ रुपए, ये जो रक्षा खरीद परिषद है इसको मैं अंग्रेजी में बताऊंगा, ज्यादा अच्छा लगेगा तुम लोगों को। DAC, डेक, क्या है DAC? डिफेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, डिफेंस एक्विजिशन, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये होती है डेक। ये है आपकी रक्षा खरीद परिषद ने 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है। इनमें से क्या उन उपकरणों में शामिल है, क्या क्या उन उपकरणों में शामिल है, ये बात पूछ रहा है। देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा ये, कि DAC जो है, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, वो हथियारों को खरीदने के अंदर सबसे उच्चतम, जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है वो यही है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये जो चेयर्ड की जाती है, ये की जाती है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? डिफेंस मिनिस्टर जो है इस काउंसिल की अध्यक्षता करता है। जो भी आपका रक्षा मंत्री होगा, डिफेंस मिनिस्टर होगा, वो आपके इसकी जो है अध्यक्षता करेगा। डिफेंस मिनिस्टर जो भी होगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी हाल ही में जो है इसने 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है। तो इसके अंदर क्या है कि भारत अब चाहता है कि हम लोग स्वदेशी डिजाइन और विकसित विकास पर जो है ज्यादा ध्यान दें। जो डिफेंस हमारा उपकरण है, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है हमारे, वो मैक्सिमम हम लोग यहाँ बनाए इंडिया के अंदर, इस बात पर हम लोग जोर दे रहे हैं। स्वदेशी निर्मित ज्यादा से ज्यादा चीजें हम जो है यूज करें आर्मी के अंदर, मिलिट्री के अंदर, इस चीज पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसके लिए जो है हम लोग FDI भी बढ़ा रहे हैं, FDI भी बढ़ा रहे हैं। जो इस सेक्टर में आपका डिफेंस सेक्टर था, इसमें पहले 49% जो है FDI, 49% जो है वो ऑटोमेटिक रूट से अप्रूवल थी। ऑटोमेटिक रूट से अप्रूवल कितनी थी? 49%। अभी उसको जो है 74% कर दिया ऑटोमेटिक अप्रूवल FDI की, ठीक है ना। FDI पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। 49% से 74% कर दिया है FDI को ऑटोमेटिक रूट से। क्लियर है? तो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा। अब वो पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दो, कि ये 4 उपकरण जो शामिल किए इसमें कौन कौन सा है। तो देखिएगा 4 किए हैं, इनमें से 3 तो यही है, जो एक तो मिग 1929 आपका मिग 29 जो है अब यहाँ खुद बनाएंगे। सुखोई 30 विमान, सुखोई 30 MK1 जो है ये इधर बनेगा। सुखोई 30 MK1 जो है वो आपका इधर बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? ये HAL जो आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसके द्वारा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर के अंदर, इसके द्वारा बनाया जाएगा। इसके अलावा पिनाका रॉकेट सिस्टम, पिनाका जो रॉकेट सिस्टम है ये भी भारत के अंदर, ये इसकी मंजूरी भी दी है, पिनाका रॉकेट सिस्टम की भी, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। पिनाका रॉकेट सिस्टम हो गया, सुखोई हो गया, ठीक है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा जो एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है आपकी, ये अस्त्रा, इसके लिए 1000 किलोमीटर की रेंज की, और इसके लिए और मंजूरी दी है। 4 चीजों की मंजूरी दी है। एयर टू एयर लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है आपकी, कौन सी है ये है अस्त्रा, ठीक है, अस्त्र या अस्त्रा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपका। ये 4 चीजों को जो है अभी हाल ही में मंजूरी मिली है। 38,900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो ये जो कुछ एक चीजें आपको ध्यान में रखनी। क्लियर है?
राइट। तो ये अस्त्रा जो है कौन डेवलप करेगा, ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप, अस्त्रा जो है कौन डेवलप करेगा, ये डीआरडीओ जो है उसने डिजाइन और डेवलप किया है अस्त्रा को, लॉन्ग रेंज मिसाइल जो। और सुखोई 30 जो है वो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके अलावा पिनाका रॉकेट सिस्टम और मिग 29 जो है इनके लिए ये इतना पैसा दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। उपरोक्त सभी, डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है इसके अंदर कैसे आ सकता है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हथियार जो हमारे मिलिट्री हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए हाईएस्ट एजेंसी कौन है, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, यानी जो आपकी ये जो काउंसिल है डेक या रक्षा खरीद परिषद जो है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करता है रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। वर्तमान में कौन है, राजनाथ सिंह। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है ना, तो ये क्लियर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है 2020 तक अक्षय ऊर्जा यानी न्यू एंड रिन्यूएबल ऊर्जा जो है क्षमता 175 गीगावाट स्थापित करना है। ये तो हमारा टारगेट है कि 2022 तक जो है हम लोगों को जो नवीनीकरणीय ऊर्जा के साधन है उससे 175 गीगावाट जो है ऊर्जा विकसित करना है। ये आप लोग सब जानते हैं अच्छे से, लेकिन क्वेश्चन से और कैसे बन सकता है, जो सौर ऊर्जा का योगदान है इसमें कितना रहेगा, 175 गीगावाट में से जो सोलर एनर्जी है वो कितना गीगावाट होगी ये पूछ रहा है। तो बताइएगा, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जो है एनर्जी कौन है, इसके मंत्री कौन है, मिनिस्ट्री जो है ये किसके अंडर में है, राजकुमार सिंह, RK सिंह, ये इनके मंत्री है राजकुमार सिंह। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो 175 गीगावाट में से सौर ऊर्जा का योगदान कितना है, 100 गीगावाट। देखिएगा मैं चारों का बता देता हूं, इसमें एक्चुअल में इसको कैसे डिवाइड कर रखा है, इसको डिवाइड कर रखा है 100 गीगावाट, फिर है आपका इसके अंदर 60 गीगावाट, इसके अलावा फिर है 10 गीगावाट और फिर है 5 गीगावाट। ठीक है, ये है 175 हो गया टोटल, इसका 175 हो गया ना ये सारा का सारा। अब देखो 100 गीगावाट जो है हम लोगों को बनाना है सौर ऊर्जा से, सोलर पावर से। सोलर पावर कितना, 100 गीगावाट रहेगा इसके अंदर, कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। विंड पावर जो है वो कितना रहेगा, वो रहेगा आपका 60 गीगावाट जो है विंड पावर रहेगा। इसके अलावा 10 गीगावाट जो है वो क्या रहेगा, वो आपका रहेगा बायो पावर। बायो पावर जो है वो कितना रहेगा, 10 गीगावाट। और 5 गीगावाट क्या रहेगा आपका, हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर जो जल विद्युत होगी वो कितनी रहेगी, 5 गीगावाट जो है जल विद्युत रहेगी। तो इस प्रकार से जो है 175 गीगावाट हवा से हम लोगों को, विंड एनर्जी जो है 60 गीगावाट जो है उससे होगा। इसके अलावा 100 गीगावाट जो है सोलर हमारा सूर्य ऊर्जा से। तो इस प्रकार से 175 गीगावाट करना है। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपसे, ये बात आपको समझना है, राइट। तो अब इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से सौर ऊर्जा का कितना योगदान है इसमें, तो 100 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा का योगदान है। क्लियर है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो बताओ, क्लियर एकदम से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें से बनने की संभावना है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरा का पूरा हमारा फोकस है आने वाले टाइम में, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। और 2022 तक का ये टारगेट है, इसलिए आपसे क्वेश्चन ये बनने स्वाभाविक ही है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 जून को झारखंड में हूल दिवस का आयोजन किया गया। कौन सा दिवस का आयोजन किया गया, हूल दिवस। हूल दिवस का आयोजन किया गया, किस ऐतिहासिक क्रांति को मनाने के लिए किया जाता है हूल दिवस का आयोजन, कौन सी ऐतिहासिक क्रांति, बता दो फटाफट से। वेरी सिंपल अगेन, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आज सारे के सारे, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट से आबास। वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, इतने आसान क्वेश्चन हर रोज नहीं मिलेंगे, करो शाबाश आंसर। संथाल सन्यासी एक्का पाबना कौन सा है, हूल दिवस। तो देखिएगा ये ऐसे करके घुमा देगा तुम लोगों को, हूल किसी को नहीं पता है तो, क्योंकि संथाल तो सबको पता है और संथाल का ही नाम है हूल। हूल एंड संथाल आर द सेम थिंग। संथाल और हूल जो है वो दोनों एक ही चीज है। 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। संथाल विद्रोह जो है 30 जून 1855 को शुरू हुआ था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी
तो ब्रिटिश जो शासन था उसके खिलाफ था ये, ब्रिटिश शासन के खिलाफ या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है ये शुरू हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके विरुद्ध था ये, ब्रिटिश शासन के खिलाफ था ये संथाल विद्रोह। तो संथाल और हूल जो है वो दोनों एक ही चीज है। 1855 में ये शुरू हुआ था और इसको शुरू करने वाला ये एक तरह से ये भी माना जाता है कि प्रथम व्यापक सशस्त्र विद्रोह था ये भारत का, ऐसा भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह को जो है 1857 के अंदर जो है क्रांति, लेकिन इससे पहले 1855 के अंदर इसको प्रथम व्यापक जो है आपका सशस्त्र विद्रोह जो है, आर्म्ड रिबेलियन कहा जा सकता है संथाल विद्रोह को। ये आदिवासी लोग थे, संथाल जो है वो आदिवासी लोग हैं, जो आपका आज के दिन झारखंड वाला एरिया लगा लो, इस एरिया के अंदर जो है भागलपुर से लेकर ये आपका राजमहल की पहाड़ियाँ जो है, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र था, इसके अंदर ये संथाल विद्रोह हुआ था। और संथाल विद्रोह जो है मुख्य रूप से इसके अंदर जो है सिद्धू मुर्मू और कान्हा मुर्मू जो है इसके दो मुख्य व्यक्ति थे, सिद्धू मुर्मू और कान्हा मुर्मू, ये दो लोग जो है मुख्य रूप से इस विद्रोह के मुखिया थे, दो ये सिद्धू मुर्मू और कान्हा मुर्मू। इसके अलावा जो है इस विद्रोह के अंदर ये जो संथाल्स थे इनको गुरिल्ला प्रैक्टिस आता था, इनको क्या आता था, गुरिल्ला प्रैक्टिस आता था। तो गुरिल्ला प्रैक्टिस में माहिर थे ये संथाल्स। गुरिल्ला आपको पता है ना, शिवाजी वाला वही गुरिल्ला प्रैक्टिस, जंगल में छिपकर, ठीक है। तो वो गुरिल्ला प्रैक्टिस इन लोगों को आता था, जैसा शिवाजी को आता था। तो वो चीज़ जो है इनके अंदर थी, गुरिल्ला प्रैक्टिस इनको अच्छे से थे। तो ये कान्हा मुर्मू और सिद्धू मुर्मू जो है इन दोनों के अंडर में गाइडेंस के अंदर ये किया गया था। और लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको 1856 में ही दबा दिया, ब्रिटिश सरकार ने इसको बड़ा ही जल्दी दबा दिया। 1856 में इस विद्रोह का दमन भी हो गया, 1856 के अंदर इस विद्रोह को दबा भी दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ हुआ था ये झारखंड में हुआ था। स्पेसिफिकली बात करें तो 30 जून को जो है ये झारखंड के अंदर हूल दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था, हूल दिवस 30 जून को झारखंड में मनाया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, झारखंड के अंदर 30 जून को जो है हूल दिवस या संथाल विद्रोह। तो ये दोनों आप लोग समझ लेंगे अच्छे से, संथाल और हूल एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कब दबा दिया गया इसको, 1856 में इस विद्रोह को दबा भी दिया गया। ये बात आपको और ध्यान रखनी है। क्लियर है ना ये चीज, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद जो है नेक्स्ट झारखंड की बात आ रही है, थोड़ा सा झारखंड का भी बात कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड रोज रोज नहीं आता है अपनी नजरों में। देखिएगा झारखंड जो है इसकी कैपिटल क्या है, रांची। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। इसके अलावा झारखंड में विधानसभा सीट्स कितनी है, विधानसभा सीट्स 81। झारखंड की विधानसभा सीट्स पूछे 81 है, लोकसभा जो है कितनी है 14, और राज्यसभा पूछे तो 6। लोकसभा 14, राज्यसभा कितनी है 6 है, ठीक है। विधानसभा 81, लोकसभा 14 और राज्यसभा कितनी है, झारखंड की 6 सीटें हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर झारखंड में बात करें, झारखंड के सीएम कौन है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर है। इसके अलावा जो झारखंड के राज्यपाल है वो कौन है, झारखंड के राज्यपाल या गवर्नर कौन है, झारखंड के राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है, जो कान्हा मुर्मू और सिद्धू मुर्मू है उसी प्रकार द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो राज्यपाल है, ठीक है, झारखंड के अंदर राज्यपाल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके अलावा झारखंड के अंदर और कोई बात आपको ध्यान आ रही हो, झारखंड में आपको पता होगा झरिया जो है, झरिया कोल माइन जो है झारखंड के अंदर वेरी वेरी फेमस, ठीक है। इसके अलावा बोकारो स्टील प्लांट जो है झारखंड के अंदर लगा हुआ है, जो कि रूस के सहयोग से लगा हुआ है। जो आपका बोकारो स्टील प्लांट है वो रूस के सहयोग से झारखंड के अंदर लगा हुआ है। इसके अलावा झारखंड के अंदर जादूगोड़ा जो है झारखंड के अंदर, जादूगोड़ा जो है ये यूरेनियम की माइन झारखंड के अंदर विश्व प्रसिद्ध यूरेनियम की माइन है, जो कि भारत के अंदर 2% के आसपास यूरेनियम के भंडार है। वो लगभग जो है जादूगोड़ा के अंदर ही हमें मैक्सिमम यूरेनियम पाया जाता है। तो जादूगोड़ा झारखंड के अंदर यूरेनियम की माइन है हमारी। तो ये कुछ एक चीज़ें झारखंड के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो झरिया, जादूगोड़ा, इसके अलावा बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है, बोकारो, राइट।
तो इसी के साथ जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो गया संथाल विद्रोह। संथाल के बारे में हम लोगों ने पूरी चर्चा कर ली है। 1855 में शुरू हुआ, 1856 में इसको समाप्त कर दिया गया। सिद्धू मुर्मू और कान्हा मुर्मू इसके मेन कैरेक्टर थे, मेन लोग थे। गुरिल्ला प्रैक्टिस थी, ब्रिटिश शासन। देखो उस टाइम पे विद्रोह क्यों होते थे? एक तो विद्रोह का कारण क्या था कि ब्रिटिश शासन जो है इनको परेशान कर रहा था। कैसे? उस टाइम पर जितने भी विद्रोह, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? या तो जमींदारी प्रथा जो चल रही थी उसके कारण जो है, जमींदारी सिस्टम जो चला रखा था उन लोगों ने, उसमें जो है टैक्स वसूलना, पैसे जो वो जो है जमीन के अंदर जो उपज हो रही थी तो उसमें से ज़्यादातर हिस्सा इनको देना पड़ता था, लोगों के पास कुछ नहीं बचता था। तो इस प्रकार की दूसरी दमनकारी नीतियाँ होती थी ब्रिटिश शासन की, उनके कारण। तीसरा जो है अगर बात करें तो ब्रिटिश शासन जो है ईसाइयों को धर्म के लिए यहाँ पर प्रमोट करने के लिए भेज दिया 1813 के अंदर। उसके बाद इस तरह की चीज़ें जो है उनकी वजह से भी लोग परेशान हो गए, तो उसके कारण ये ट्राइबल के लोग जो थे विद्रोह करने लग गए। तो इस प्रकार की कई चीज़ें जो है जो जिम्मेदार थी उस वक्त, जो कि विद्रोह के फॉर्म में, जैसे पाबना है, चाहे एक्का विद्रोह था, चाहे कुक्का था, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें जो है लिंक्ड है सबके साथ। क्लियर है? तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका, तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर, तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड जीतने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बन गए? तेंजिंग नॉर्गे जो है वो कौन है? वो आपके एडमंड हिलेरी के साथ जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले व्यक्ति पहले है। तेंजिंग नॉर्गे नेपाल के रहने वाले हैं और उन्हीं के नाम से अवार्ड है तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर। ये जो है एक तरह से समुंदर, हवा और लैंड, भूमि पर अगर कोई साहसिक कार्य करता है तो उसके लिए दिया जाता है। समुंदर पर, भूमि पर या हवा में कोई साहसिक कार्य करता है तो उनको जो है दिया जाता है तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड। और ये मिला है अभी किसको? ये पूछ रहा है पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन है जिसको मिला है, तो वो एक पेरा तैराक है। पेरा लग गया तो इसका मतलब क्या? कोई डिसेबल्ड के लिए जो होते हैं गेम्स, उनके लिए, पैरा ओलंपिक्स, जो फिजिकली पूरी तरह से प्रॉपर नहीं है, कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, चाहे हाथ में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, कहीं ना कहीं इस प्रकार की, तो उनको दिव्यांग नाम दिया गया। और पेरा तैराक है वो, ठीक है, स्विमर है। तो इनको जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वो कौन है? वो सत्येंद्र सिंह लोहिया है। और ये अवार्ड जो है इसके अंदर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये तेंजिंग जो नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड है इसके अंदर 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। 5 लाख रुपए प्लस एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट। तो पहले दिव्यांग कौन है? सत्येंद्र सिंह लोहिया, जिनको ये अवार्ड मिला है। ये मिला है 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट, या तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड जिनको दिया गया है। और अगर ये बात करें तो ये जो है अर्जुन पुरस्कार के बराबर है। अगर इनके इक्विवेलेंट करें हम लोग, किसके बराबर तुलना करें, तो ये अर्जुन पुरस्कार जो है, अर्जुन अवार्ड जो है उसके बराबर हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। क्लियर है? तो इसको किसके बराबर देख सकते हैं हम लोग? अर्जुन अवार्ड के बराबर। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया किस में दिया जाता है? लैंड एडवेंचर, एयर एडवेंचर और सी एडवेंचर, इनके लिए जो है कोई साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है इसको। तो तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड। क्लियर है एकदम से? कोई इश्यू नहीं। सत्येंद्र सिंह लोहिया पहले दिव्यांग खिलाड़ी बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय रेलवे द्वारा कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाइयां वितरित करने के लिए विकसित रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का नाम क्या है? बता दीजिएगा। काफी सुना होगा आप लोगों ने ये पीछे न्यूज में। मेडबोट जो है मेडिकल ट्रॉली जो है दवाइयां और भोजन वितरित करने के लिए, किसके द्वारा? रेलवे द्वारा। ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा कोविड-19 रोगियों को। तो ये मेडबोट ट्रॉली जो है, मेडबोट किधर, कौन से ऑप्शन के अंदर है? ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मेडबोट ट्रॉली है, ये रेलवे के द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, रिमोट कंट्रोल है। ठीक है, तो रोबोटिक एक तरह से है, ये आप ध्यान रख सकते हो इस तरह से। तो रिमोट कंट्रोल ट्रॉली है ये। तो ये जो है भारतीय रेलवे के द्वारा। क्लियर है? तो इसका आपको ध्यान रखना है। राइट, इसके अलावा अगर बात करें कि इंडियन रेलवे जो है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इंडियन रेलवे जो है वो वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इंडियन रेलवे का टारगेट क्या है? इंडियन रेलवे का टारगेट है कि 2023 तक जो है 100% इलेक्ट्रीफाइड हो जाए। 2023 तक 100% इलेक्ट्रीफाइड होने का टारगेट है इंडियन रेलवे का। इलेक्ट्रीफाइड मतलब पूरा विद्युतीकरण, ठीक है ना, पूरा विद्युतीकरण कर देना है, ये टारगेट है। ठीक है ना, तो ये इंडियन रेलवे। इसके अलावा रूफ टॉप इंस्टॉलेशन जो कर रही है, जो रेलवे स्टेशन है उन पर खाली जमीन पड़ी है, जगह पड़ी है जहां जहां भी रेलवे की,
तो वहां पर जो है अभी सोलर पावर को जो है लगा रही ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से इंडियन रेलवे में और इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आज का 18वां, देखिएगा रेलवे जोन्स जो है टोटल अभी वर्तमान में कितनी है, पहले 17 जोन होती थी, अभी वर्तमान में जो टोटल जोन्स हो गई है वो रेलवे की 18 जोन हो चुकी है, ठीक है ना। अभी कितनी रेलवे जोन है, टोटल 18 जोन है। तो इसके अंदर जो लास्ट 18वीं रेलवे जोन है उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो कौन सी है, सदर्न कोस्ट रेलवे, सदर्न कोस्ट रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे जो है ये सबसे लास्ट जोन बनी है रेलवे की 18वीं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम के अंदर। मुख्यालय कहाँ पर है, विशाखापत्तनम के अंदर। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस शहर का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है, विशाखापत्तनम के अंदर है। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। 18वां जो रेलवे जोन है सदर्न कोस्टल रेलवे, इसको हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे के अंदर चौथा विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। देन आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो रेलवे है इसकी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर 4-5 एक चीजें हैं, जैसे कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे हो गया। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है रेलवे की जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी सूची में शामिल है। इसके अलावा नीलगिरी माउंटेन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसके अलावा जो है कालका शिमला रेलवे होगी आपके ऊपर। नीलगिरी माउंटेन रेलवे किधर है, नीचे तमिलनाडु के अंदर है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। जो आपकी तमिलनाडु वाला क्षेत्र है उसके अंदर नीलगिरी पहाड़ियां हैं, वहां पर जो ऊटी जो है आपका, ऊटी जो आपका फेमस हिल स्टेशन है वहां पर चलती है आपकी नीलगिरी माउंटेन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है ऊपर की तरफ नॉर्थ में हो गई, कालका शिमला उसी प्रकार से। एक जो है छत्रपति शिवाजी स्टेशन जो है वो आपका किस में आता है, वो आता है आपका यूनेस्को वर्ल्ड सूची में रेलवे का, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट। के अंदर जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया मेड बोट, ठीक है। मेड बोट इसका करेक्ट आंसर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडियन रेलवे के अंदर जो है बहुत ज्यादा बातें हम लोगों ने नहीं की है, बाद में देखेंगे और अच्छा क्वेश्चन आएगा तो इसमें जो है सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो प्रणब मुखर्जी के लिए क्वेश्चन आया है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब तक कार्य किया। प्रणब मुखर्जी जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब तक कार्य किया, बताइएगा। 2010 से 15, 2011 से 16, 13 से 18, 12 से 17, कब तक किया। वेरी फैक्चुअल और सिंपल क्वेश्चन, मैंने बताया था ना आज बड़े आसान क्वेश्चन है, सारे फटाफट आंसर दे दोगे, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बनने बड़े इंपॉर्टेंट है। मुझे जहां तक लग रहा है कि इनमें से क्वेश्चन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार प्रणब मुखर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आ जाए, जरूरी नहीं है कि उनका ये आएगा इस तरह का, लेकिन हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें से किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा। हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलना चाहिए इनके लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती है प्रणब मुखर्जी अपने आप में, इसमें कोई संदेह नहीं है, राइट। तो इसका आंसर दे दो फटाफट से कब तक। 13वें राष्ट्रपति थे ये, 13 प्रेसिडेंट थे भारत के, 13वें पहले राजेंद्र प्रसाद थे, अभी 14वें वर्तमान में कौन है, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद से पहले 13वें राष्ट्रपति थे भारत के प्रणब मुखर्जी। इनसे पहले प्रतिभा देवी पाटिल थी, ठीक है, 12वें नंबर पे, तो ये ध्यान रखना है। 13वें राष्ट्रपति थे भारत के, 13 प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी। 2012 से 17 तक, कब से कब तक, 2012 से 17 तक थे ये भारत के राष्ट्रपति। इसके अलावा क्या ध्यान रखोगे, इनका जन्म कब हुआ, इनका बर्थ कब हुआ। इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को। कहां पर हुआ, बंगाल के अंदर, बंगाल से है। 11 दिसंबर 1935 को इनका बर्थ हुआ था। बंगाल के रहने वाले थे, ये ध्यान रखना। और इनकी डेथ पर जो है अभी 7 दिन का राजकीय शोक मनाया गया था, ठीक है। 7 दिन का जो है 7 डे 1 वीक लॉन्ग जो है राजकीय शोक मनाया गया था 6 सितंबर तक, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये आपके जो प्रणब मुखर्जी जो थे, इनको 2019 के अंदर भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न से कब नवाजा गया था, तो भारत रत्न से नवाजा गया था इनको 2019 के अंदर। भारत रत्न कब दिया गया, 2019 के अंदर। भूपेन हजारिका को भी 2019 में दिया गया था ना, भूपेन हजारिका, और इनको भी दिया गया था उसी टाइम। इसके अलावा जो है इनको 2008 में पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण से नवाजा गया था 2008 के अंदर, पद्म विभूषण। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पद्म विभूषण 2008 और भारत रत्न 2019 में, क्लियर है। इसके अलावा जो है इनके पास मंत्रालय कौन कौन से रह चुके थे, कौन कौन से मंत्री जो है पद संभाले इन्होंने, तो इन्होंने 1982, 1982 से 1984
इसके अलावा जो है 2009 से 2012 वित्त मंत्री रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। वित्त मंत्री कब से कब तक रहे हैं? 1982 से 1984 और 2009 से 2012 जो है वो वित्त मंत्री रहे। देखिएगा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। निम्नलिखित में से जो आपके प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे वो कौन सा पद उन्होंने नहीं ग्रहण किया था? उसमें वित्त मंत्री लिख देगा, रक्षा मंत्री लिख देगा, इस प्रकार से। तो वो कौन कौन से पद संभाल चुके हैं? वित्त मंत्री संभाल चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा जो है रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा कौन कौन सा पद संभाल चुके हैं? वो रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर भी बने थे भारत के। इसके अलावा विदेश मंत्री जो है वो भी रहे थे, वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे, वित्त मंत्री भी रहे थे, ठीक है, वित्त मंत्री भी रहे थे, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, रक्षा मंत्री भी रहे हैं, और आपके जो उस टाइम पर योजना आयोग था, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये तमाम चीजें। इसके अलावा अगर एक बात और करें तो राज्यसभा के राज्यसभा में जो है सर्वप्रथम जो है वो कब चुने गए थे? राज्यसभा में पहली बार कब चुने गए थे? राज्यसभा में पहली बार चुने गए थे 1969 में। इसके अलावा राज्यसभा में कितनी बार मेंबर बने थे? वो 5 बार। तो राज्यसभा के 5 बार सदस्य बने थे वो, ठीक है ना। राज्यसभा के 5 बार सदस्य बने थे। और लोकसभा के कितनी बार बने थे? लोकसभा के 2 बार बने थे, ठीक है। तो राज्यसभा के 5 बार, लोकसभा के 2 बार मेंबर बने थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। इसके अलावा उनकी कुछ एक इंपॉर्टेंट बुक्स भी थी, जैसे कि बियॉन्ड सर्वाइवल बुक। क्या थी? बियॉन्ड सर्वाइवल एमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जैसे कि मैं नाम लिख दूं इसका, एक दो के नाम लिख देता हूं। बियॉन्ड सर्वाइवल एमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये इस प्रकार की एक पुस्तक थी, इनका नाम था, क्या था? बियॉन्ड सर्वाइवल एमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इसके अलावा जो है और क्या थी? एक थी ऑफ द ट्रैक, ए फ्यू कमेंट्स ऑन करंट अफेयर्स। ऑफ द ट्रैक एक क्या थी बुक इनकी? एक बुक का नाम था इनका ऑफ द ट्रैक, a few comments on current affairs। जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी करंट अफेयर की बात थी या नहीं थी वो वी डोंट नो, हमने नहीं पढ़ी ये पुस्तक, तो ये तो आइडिया है नहीं, बट ऐसा बुक लिखा उन्होंने, ठीक है। ऑफ द ट्रैक ए फ्यू कमेंट्स ऑन करंट अफेयर। देखिएगा ऐसे पुस्तकों के नाम पूछ लिए जाते हैं, उनके बाद जो है ऐसा होता है बार बार। इसके अलावा एक बुक थी द ड्रामेटिक डिकेड्स द इंदिरा गांधी ईयर्स। द ड्रामेटिक डिकेड्स द इंदिरा गांधी ईयर्स जो है ये भी पुस्तक लिखी इन्होंने। द ड्रामेटिक डिकेड्स द इंदिरा गांधी ईयर्स। ये पूरा एक ही पुस्तक का नाम है, इंदिरा गांधी ईयर्स, ठीक है। तो इस प्रकार की पुस्तकें लिखी है, द ड्रामेटिक डिकेड्स द इंदिरा गांधी ईयर्स, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट है, द टर्बुलेंट ईयर्स। द टर्बुलेंट क्या होता है? उतार चढ़ाव ज्यादा, द टर्बुलेंट ईयर्स, ठीक है। और टर्बुलेंट ईयर्स आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर भी और भी जो चीजों के अंदर जो है ज्यादा गड़बड़ हो रही थी 1980 से 1996 तक, 1980 से 96, ठीक है। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 टू 1996। इसके अलावा इन्होंने लिखा कोएलिशन ईयर्स। द कोएलिशन ईयर्स जो है, द कोएलिशन ईयर्स कहां से कहां तक है? द कोएलिशन ईयर्स ये आपकी जो है, आपको पता है कि 2000 के आसपास जो है 2000 के आसपास ये कोएलिशन पार्टी शुरू हो गई थी, यानी गठबंधन की सरकारें जो थी वो ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो 1996 से 1996 टू 2012 2012 तक, ठीक है, 1996 से 2012। तो ये कुछ एक चीज़ें जो थी हम लोगों को बात करना था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 2012 से 2017 हो गया था और 13वें राष्ट्रपति आपके थे प्रणब मुखर्जी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, नोट अन्य, अन्न योजना,
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के हर सदस्य को हर महीने कितने किलोग्राम चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है, ये पूछ रहा है। कितना अवेलेबल करवाया जाएगा चावल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, ये बताना है। बताइएगा फटाफट से। इस योजना को है ना जो पहले चलाया था, इसको जून 2020 तक जो है कोरोना के चलते जून 2020 तक चल रही थी ये, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिल रहा था सब कुछ। अब जो है इसको 6 महीने के लिए 30 जून 2020 को ये समाप्त हो रही थी, लेकिन अब जो है नवंबर इसको 2020 तक बढ़ा दिया गया। इसका टाइम पीरियड जो है नवंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का टाइम पीरियड बढ़ा दिया। ठीक है, स्कीम्स बहुत चल रही है इस तरह की, लेकिन फायदा इसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वी डोंट नो। लेकिन 30 जून 2022 से आगे नवंबर 2020 तक जो है इसको और बढ़ा दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को। क्लियर है ये चीज? इसमें जो है लगभग ये मान के चलिए आप 80 करोड़ लोग जो है बेनिफिट ले रहे हैं इसका, 80 करोड़ लोग बेनिफिट ले रहे हैं। इसके अंदर जो है प्रति व्यक्ति जो है 5 किलोग्राम चावल और गेहूं, 5 किलोग्राम जो है चावल या गेहूं, ठीक है, ये दिया जाता है प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल या गेहूं। इसके अलावा 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम वीट, 1 किलोग्राम जो है वो दाल, ठीक है, 1 किलोग्राम जो है दाल दी जाएगी, वो अकॉर्डिंग टू चॉइस, किसको क्या चाहिए, चने वाली चाहिए कि मूंग वाली चाहिए, जैसे चना दाल बोला जाता है इसके अंदर, बट 1 किलोग्राम दाल जो है वो दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के में, इसमें पूछा है कि कितना किलोग्राम जो है चावल मुफ्त, कितना किलोग्राम है, तो इसमें 5 किलोग्राम जो है मुफ्त चावल दिया जाता है। इतना बात समझ में आ रहा है? बस ये ध्यान रखना है 5 किलोग्राम, ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, बढ़ा दिया गया नवंबर 2020 तक, 80 करोड़ लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी इजी क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को रुपए 3500 करोड़ का विकास सहायता ऋण देगा? कौन सा जो है कोरोना के कारण जो अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट पड़ा, इससे उबरने के लिए भारत को 3500 करोड़ रुपए का ऋण दे रहा है या फिर लोन दे रहा है? कौन सा देश कर रहा है ऐसा भारत के लिए? बताइए फटाफट से, शाबाश। कौन कर रहा है? ये जापान दे रहा है, अमेरिका दे रहा है या फ्रांस दे रहा है? कौन दे रहा है? शाबाश, दीजिएगा आंसर फटाफट। गुड। जापान, अमेरिका, फ्रांस और कौन? तो इसका करेक्ट आंसर है जो 3500 करोड़ रुपए का ऋण दे रहा है वो कौन है? तो करेक्ट आंसर है इसका जापान। ठीक है, जापान दे रहा है 3500 करोड़ रुपए का। और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने जो है अभी हाल ही में इस्तीफा दिया था। जापान के अंदर नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं। जापान की कैपिटल जो है वो टोक्यो है, आप लोगों को पता है अच्छे से। कैपिटल जो है, राजधानी जापान की टोक्यो है। इसके अलावा जापान की खास बात करें तो जापान जो है 4 जो द्वीपों का समूह है, 4 द्वीपों का समूह है। होकाइडो, होन्सु और इसके अलावा सिकोकू और क्यूसू। ठीक है, क्यूसू, ये जो 4 द्वीप है, होकाइडो, होन्सु, सिकोकू और क्यूसू, इनसे मिलकर बना हुआ है आपका जापान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना जापान के बारे में थोड़ी बहुत बातें। ठीक है, टोक्यो इसका कैपिटल और भारत को 3500 करोड़ रुपए का ऋण दे रहा है जापान। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके अलावा जापान के बारे में और भी बहुत सारी बातें अगर हम लोग करना चाहे तो, बट यहाँ पर ज़्यादा जरूरत नहीं है इन चीज़ों की, इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा क्षेत्र FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर स्वचालित मार्ग के माध्यम से कितना करने की स्वीकृति दे दी है। देखो, इस पर हम लोगों को अभी बात करना पड़ेगा। FDI क्या होता है? व्हाट इज FDI? FDI इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी भारत के अंदर विदेशी पूंजी लेकर आ रहा है कोई आदमी, वो FDI आ रहा है। ठीक है, भारत में विदेश से पूंजी आके इन्वेस्ट हो रहा है हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज के अंदर, उद्योग के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो वो जो है वो क्या कहलाता है? FDI कहलाता है। वो क्या कहलाता है? FDI कहलाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि कितना जो है स्वचालित मार्ग से। अब इस चीज को समझना ध्यान से, जो FDI जो है वो अलग अलग सेक्टर के अकॉर्डिंग है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, इसी प्रकार जो है सिविल एविएशन हो गया उसके लिए हो गई। तो इस प्रकार से अलग अलग सेक्टर हम लोगों ने, हॉस्पिटल्स के लिए मान लो, तो इस प्रकार अलग अलग सेक्टर डिवाइड कर रखा है। तो इसमें जो है ये 2 रूट होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक रूट से FDI,
ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई क्या? एफडीआई का मतलब क्या है? जो दूसरे देश का व्यक्ति भारत में पूंजी लगा रहा है, ठीक है ना, जो दूसरे देश से व्यक्ति पैसा कमा के वहीं पर अपना पैसा कमा रहा है, दूसरे देश का आदमी है और वो भारत में पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो होता है एफडीआई। ये बात ध्यान रखना है। अब ये जो एफडीआई आती है ये दो रूट से आती है, एक आती है ऑटोमेटिक रूट और एक आती है गवर्नमेंट रूट और एक होती है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या है? इसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, बिना अप्रूवल के जो है पैसा लगा सकता है आदमी, ये होता है ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, भाई साहब मैं इतना पैसा लगा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें जो है पहले क्या था कि 49% जो है डिफेंस सेक्टर के अंदर ऑटोमेटिक रूट से आ सकती थी। 49% का क्या मतलब है? देखो, अगर किसी व्यक्ति के पास 50% से कम होता है, अगर किसी भी कंपनी का या किसी भी फर्म का अगर 50% से कम हक है तो वो उसका मालिकाना हक नहीं होता, मैनेजमेंट उसके अंडर में नहीं होती है। जिसके हाथ में 51% होता है उसके हाथ में मैनेजमेंट होती है, उसका जो है ज्यादा शेयर हो गया ना, तो मैनेजमेंट 51% वाला होता है। तो हम लोगों ने डिफेंस सेक्टर के अंदर, डिफेंस सेक्टर थोड़ा क्रिटिकल है, तो डिफेंस सेक्टर के अंदर हम लोगों ने 49% एफडीआई कर रखा था पहले ऑटोमेटिक रूट से, यानी कोई भी व्यक्ति आके पैसा लगा सकता है। कोई भी कंपनी, मान लो उसमें 100 करोड़ रुपए की कंपनी है, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है इसमें 49 करोड़ आके बिना सरकार से पूछे सीधा लगा सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम लोगों ने इस कैप को बढ़ा के यहां से कर दिया 74%। डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से बिना पूछे सरकार से कितना प्रतिशत इन्वेस्ट कर सकता है? अभी 74% कर सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, यानी पहले 49 करोड़ कर रहा था, कर सकता था 100 में से, अब 74 कर सकता है बिना सरकार से पूछे। ये इस बात का मतलब है। इतना बात समझ में आया? एफडीआई की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक एफडीआई जो है लास्ट ईयर भारत में कहां से आया है? तो भारत में सर्वाधिक एफडीआई जो है लगातार 2 साल में सिंगापुर से सर्वाधिक आ रहा है। सबसे ज्यादा एफडीआई जो भारत में कौन से देश से आ रहा है? लगातार 2 वर्षों से सिंगापुर। उसके बाद दूसरा नंबर आ रहा है मॉरिशस का, मॉरिशस दूसरे नंबर पे है। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो है ये आपका नीदरलैंड है। नीदरलैंड से तीसरे नंबर पे सर्वाधिक जो एफडीआई आ रही है, दैट इज फ्रॉम नीदरलैंड। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? तो ये एफडीआई का थोड़ा ध्यान रखना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक ऑटोमेटिक रूट, एक गवर्नमेंट रूट। तो ऑटोमेटिक रूट जो है डिफेंस सेक्टर के अंदर पहले 49% था, इसको बढ़ाकर हम लोगों ने कर दिया 74%। अब 74% उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एफडीआई आए, लेकिन भारत के अंदर इंडस्ट्री सेटअप हो, भारत के अंदर पूरा पूरा कामकाज हो, जिससे हमारे यहाँ रोजगार के अवसर पैदा हो, हमारी जीडीपी में बहुत ज्यादा जो है तेजी आए। इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं एफडीआई को ज्यादा से ज्यादा इधर लेके आओ। तो ये मेन मुद्दा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दो शाबाश, क्या हो जाएगा फटाफट? इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा अभी? इसका हो जाएगा अभी 74%। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माई पॉइंट ऑफ व्यू जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 74%, राइट। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूस में आयोजित जनमत संग्रह के अंतर्गत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है को किस वर्ष तक राष्ट्रपति के रूप में काम करने की अनुमति प्राप्त हो गई है? बता दीजिएगा फटाफट, सीधा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति, जनमत संग्रह के अनुसार उनको कब तक जो है वहां पर राष्ट्रपति उसके पद पर रहने की जो है मिल चुकी है, ये बात पूछ रहा है। तो बताइएगा सीधा। जनमत संग्रह करवाया व्लादिमीर पुतिन ने, उसके अंदर 76% लोगों ने, 76% लोगों ने वहां पर बोला कि पुतिन साहब आप ही रहो। तो इनका 2024 को जो है वो रिटायरमेंट हो रहा था, लेकिन 6-6 वर्ष का 2 कार्यकाल और बढ़ गया, और 2 कार्यकाल और बढ़ गया तो 6-6 वर्ष का 2 और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? 2036 तक जो है, 2036 तक जो है ये यहीं पर राष्ट्रपति का पद संभाले रहेंगे। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात रूस की हो रही है, तो रशिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑफ रूस क्या है? कैपिटल ऑफ रूस इज मॉस्को, ठीक है। मॉस्को राजधानी है, मॉस्को राजधानी है। इसके अलावा रशिया के अंदर 2 फेमस नदियां हैं, एक है वोल्गा, वोल्गा नदी जो है रूस की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नदी है। इसके अलावा एक डॉन नदी है, डॉन और वोल्गा जो है रूस की 2 प्रसिद्ध नदी है। मैंने आप लोगों को 2-3 देशों की नदियां बताई है लगातार, जो बच्चा करंट अफेयर की क्लास दे रहा है। मिसिसिपी, मिसोरी, वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, यूएसए की। इसके अलावा कोलोराडो और सेंट लॉरेंस। देन मैंने आपको इसके बताई है ऑस्ट्रेलिया की, मोरे और डार्लिंग। मोरे और डार्लिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया की 2 मुख्य नदियां हैं। और रूस की आज बता रहा हूं वोल्गा एंड डॉन जो है 2 वेरी वेरी फेमस रिवर्स। इसके अलावा जो है विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील जो है बेकाल झील, ये आपकी कहां पर है? ये आपकी रूस के अंदर है। सबसे गहरी झील जो है बेकाल झील, और सबसे ऊंची झील कौन सी है वर्ल्ड की? लेक टिटिकाका, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। क्लियर है ये चीज? और सबसे बड़ी ताजा पानी की फ्रेश वाटर झील पूछ ले तो लेक सुपीरियर, जो कि यूएसए के अंदर है।
तो ये कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो बेकाल हो गई, मास्को कैपिटल होगी, वोल्गा और डोन नदियां होगी, और 2036 तक कार्यकाल हो गया। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। मैं बार बार फिर से कह रहा हूं, एक चीज का ध्यान रखिए, जो बच्चे जो है वीडियो देख रहे हैं और जो पुराने बच्चे पढ़े हुए हैं क्लास के अंदर या किसी मोड में, जो मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए, उन तक आप लोग शेयर जरूर करना है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये बात का ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि इस वीडियो के अंदर जो पुरानी वीडियो आप लोगों की डली हुई है, पुराने क्वेश्चन जो डले हुए हैं अभी तक, वो आप लोग देख लो जो बच्चा अभी तक नहीं देख पाया, क्योंकि बाद में आपके सर पे इतना बड़ा बर्डन हो जाएगा जब नहीं देख पाओगे। अभी समय है, कोई दिक्कत नहीं है, रोज एक दो करके उनको समाप्त करो फटाफट से, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।